देखिए, आज शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है और पिछले 2 दिनों से काम रोको प्रस्ताव को लेकर चर्चा चल रही थी, जिसमें भाजपा की ओर से बड़े आरोप लगाए गए हैं भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस सरकार पर। पिछले कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे लेकर अपना रिप्लाई भी दिया है। भाजपा संतुष्ट नहीं हुई और विपक्ष की ओर से यहां वॉकआउट कर दिया गया। लेकिन अब बात करेंगे उन 4 बिलों पर जो कि पहले दिन पेश किए गए थे, क्योंकि आज पारित होंगे, और साथ ही साथ शून्यकाल जो कि नई व्यवस्था अब विधानसभा में शुरू की गई है, आज शून्यकाल भी होने वाला है। इसमें विधायकों को मौका मिलेगा, 4 से 5 मिनट दिए जाएंगे अपनी बात कहने के लिए और 2 प्रश्न भी वो उठा सकते हैं। संबंधित विभाग के मंत्री को उसके जवाब देने होंगे। बारीकी से आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। सर, सबसे पहले प्रश्नकाल को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि भर्तियों से जुड़ा मुद्दा आज फिर गूंजा है। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने सीबीटी प्रणाली को लेकर कुछ सवाल उठाए हैं कि दीपक सानन की कमेटी ने ये सीबीटी प्रणाली लागू करने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और ऐसे कंप्यूटर लैब क्या स्थापित किए गए हैं, कितनी क्षमता है कंप्यूटर लैब में अगर स्थापित किए गए हैं? जितना हम जानते हैं अभी तक इसकी कोई शुरुआत हुई नहीं है, लेकिन क्या लगता है पूरे मामले में? देखिए, सबसे पहले तो आज विधानसभा के तीसरे दिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि थर्ड डे है और तीसरे दिन प्रश्नकाल इस बार शुरू होने वाला है। पहले 2 दिन प्रश्नकाल हुआ नहीं है। थर्ड डे का जो ये मामला है, इसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्रश्नकाल होगा और प्रश्नकाल के साथ धर्मशाला के तपोवन में पहली बार 0 आवर की शुरुआत की जा रही है। ये पहले दिन से हो जाना था, लेकिन नियम 67 आ गया, काम रोको प्रस्ताव में बाकी बिजनेस लगता नहीं, और इसीलिए आज की सबसे बड़ी हाईलाइट अभी तक यही है कि हम आज उम्मीद ये कर रहे हैं कि विपक्ष के मुद्दे, क्योंकि पहले 2 दिन निकल गए हैं, जो आरोप लगाने थे सरकार पर, सरकार का जवाब आ गया है। हाँ, सरकार के जवाब में मुख्यमंत्री ने जो 2-3 चीजें कल रात को कही हैं, उस पर भी आज बात करेंगे कि जो मेन अनाउंसमेंट्स काहे किए हैं, क्या की हैं रात को। लेकिन आज तीसरे दिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि प्रश्नकाल होगा और 0 आवर भी होगा। जी सर, प्रश्नकाल को लेकर ही चर्चा कर रहे हैं। जैसे सुधीर शर्मा की ओर से सवाल लगाया गया है, ये पहले भी मैंने कहा कि सीबीटी प्रणाली पर कुछ सवाल उन्होंने उठाए हैं। इसके अलावा जिला परिषद कैडर को लेकर भी सवाल लगा है। क्या लगता है कोई इम्पैक्टफुल आज का ये प्रश्नकाल रहने वाला है? पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं प्रश्नकाल हो नहीं पाया, लेकिन आज किस तरह की स्थिति रह सकती है? देखिए, प्रश्नकाल में विपक्ष के पास आज अगर मौका है तो वो प्रश्नकाल के जरिए ही अपनी बात कहने का है। अदरवाइज नियम 67 एक बार होता है, वो एक्सरसाइज हो गया। अब मुझे लगता है अगले लगभग 1 साल तक नियम 67 का इस्तेमाल हो नहीं पाएगा और विधानसभा के नियम भी कुछ इस तरह से ही कहते हैं। लेकिन प्रश्नकाल में ही अगर अपना इम्पैक्ट बनाना है तो ये सारे मुद्दे इस तरह के आएंगे। वैसे कल भी राज्य चयन आयोग से रिलेटेड एक सवाल था, वैसे ही ये रूटीन में चीजें आएंगी, लेकिन रोजगार का मसला इंपॉर्टेंट है और बीजेपी कोशिश करेगी कि रोजगार के मसले पर जो भी मौका मिलता है उससे सरकार से जवाब लेने की कोशिश करे। बिल्कुल, देखिए, आज सड़क निर्माण को लेकर, बस डिपो को लेकर, जिला परिषद कैडर को लेकर और भर्तियों से जुड़े कुछ एक अहम सवाल लगाए गए हैं, लेकिन अब आना चाहेंगे उन 4 बिलों पर जो कि आज पारित हो सकते हैं। सर, सबसे पहले कर्मचारियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि कर्मचारियों से जुड़ा ये बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में इंक्रीमेंट और सीनियरिटी ना देने की इसमें बात हुई है, हालांकि एक वर्ग इसका काफी ज्यादा विरोध भी कर रहा है, लेकिन दूसरा धड़ा इसे सपोर्ट भी कर रहा है। विपक्ष की ओर से क्या इस पर कोई ऐतराज जताया जा सकता है? क्योंकि कुछ कर्मचारियों का ये भी मानना है कि बेहतर हुआ आगे सीनियरिटी को लेकर काफी ज्यादा झगड़े बढ़ रहे थे। देखिए, सीनियरिटी के मैटर में या कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के मैटर में ये सरप्राइज पैकेज की तरह ये बिल विधानसभा में आया है। इससे पहले इसकी ना तो चर्चा थी, ना किसी ने बताया था, ना किसी ने पूर्व कोई सूचना इस तरह की थी। लेकिन आज 2 तरह की चीजों पे नजर रहेगी। एक तो इस बिल को रखने के बाद से लेकर कुछ कर्मचारी संगठन मुख्यमंत्री से, विभिन्न मंत्रियों से अलग अलग मिले हैं, उन्होंने ज्ञापन दिए हैं और ये कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों के लिए ये जो बिल है वो डिमोरलाइजिंग होगा। वैसे भी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भी फाइनेंस बिल का रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, जैसे इस बिल को 2003 से लागू किया जा रहा है हिमाचल में, तो 2003 से ही कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी हमारी है जिसको सरकार डिफेंड नहीं कर पाई थी कोर्ट में। अब ये दूसरा रास्ता निकाला गया है कि लेजिस्लेशन को बीच में रखा जाए, ताकि जो कोर्ट के फैसले आ रहे हैं और जो उनको इम्प्लीमेंट करने से बीच में लेजिस्लेशन आ जाए। और लेजिस्लेशन एक बार जब बन गया, कानून बन गया, तो उसके बाद कोर्ट को पहले लेजिस्लेशन को काउंटर करना होगा, उस पर पहले फैसला देना होगा। और ये विधायिका का राइट है, किसी भी सरकार का विधानसभा के अंदर कानून बनाने का राइट है, उस राइट को कोर्ट रोक नहीं सकता। इसीलिए इस एक्सरसाइज का इस्तेमाल किया गया है आर्टिकल 309 में। लेकिन 2 चीजें इसमें अब महत्वपूर्ण हैं। पहली बात
ये कि जो मुख्यमंत्री से लोग मिले हैं, कर्मचारी संगठन के लोग मिले हैं, कि कर्मचारियों के 2003 से जो सीनियरिटी और इंक्रीमेंट को लेकर फैसले आ रखे हैं, जो इनको चाहिए वो लागू होती है या नहीं। तो उसके लिए एक तो जो ज्ञापन मुख्यमंत्री को मिले हैं यहाँ पे या मंत्रियों को दिए गए हैं, वो क्या करते हैं, क्या वो इस बिल को लेकर कोई अमेंडमेंट करते हैं या इस बिल को किसी कमेटी को, सेलेक्ट कमेटी को भेजने की बात करते हैं। और दूसरी चीज देखने की ये होगी कि इस बिल को लेकर जो विपक्ष है, बीजेपी है, वो किस तरह से इस बिल को लेगी। क्या अब तक ये बिल पढ़ा भी होगा या नहीं, उस पर क्या बात की होगी, क्योंकि 2 दिन तो नियम 67 में चले गए। दूसरा, ये बिल को देखकर जब तक पूरा बिल नहीं पढ़े, नया बिल है, अमेंडमेंट तो ये है नहीं, तो इसको देखकर इसके इम्पैक्ट को लेकर असेस करना आम कॉमन पर्सन के लिए मुश्किल है, लेकिन जो लोग इस सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड हैं वो एकदम समझ जाते हैं। इसीलिए आज विपक्ष पर नजर रहेगी, क्योंकि जो चाहे नई नौकरियां हैं, चाहे कर्मचारियों के हित हैं। आपको पता है, जब से ये बिल आया है, पिछले 2 दिन से मुकेश अग्निहोत्री का शिमला का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अलका लांबा के साथ बैठे हैं और कह रहे हैं कि सीनियरिटी डे 1 से मिलेगी। अब जो बिल है वो कहता है कि 2003 के बाद जो भी नॉन रेगुलर कर्मचारी हैं उनको ना सीनियरिटी मिलेगी ना इंक्रीमेंट मिलेगी। तो ये दोनों में फर्क जो है वो विधानसभा में आज पारित अगर होगा ये या चर्चा पे आएगा तो पता लगेगा कि विपक्ष की अप्रोच क्या रहती है। सर, सबसे इम्पोर्टेंट लैंड सीलिंग एक्ट फिलहाल इस वक्त माना जा रहा है और इसे लेकर चर्चाओं का माहौल भी काफी गर्म है। अभी तक भाजपा की ओर से कोई बड़ी प्रतिक्रिया हमें इस पर देखने के लिए नहीं मिली है। पिछले कल भी कई बड़े बयान दिए गए, कई बड़े आरोप लगाए गए, लेकिन लैंड सीलिंग एक्ट वाले मामले को लेकर कुछ नहीं कह रहे हैं। और चर्चा में ये बात भी है कि पूर्व जयराम सरकार भी इसमें अमेंडमेंट करना चाह रही थी, लेकिन संभव नहीं हो सका। ये सिनेरियो फिलहाल किस तरह का रह सकता है? देखिए, इसमें जितना हम लोग इसकी हिस्ट्री को जानते हैं और जो इससे पहले इस बिल में छेड़छाड़ की कोशिश की गई है, इस बार तो चलो ये बोला जा रहा है कि 30 एकड़ सिर्फ भोटा वाली लैंड हॉस्पिटल की ट्रांसफर करेंगे। हालांकि उसमें अस्पताल का नाम नहीं है। जो अमेंडमेंट है उसमें शायद हो भी नहीं सकता था, क्योंकि फिर इंडिविजुअल के लिए वो छूट हो जानी थी। ये पब्लिक इंटरेस्ट का एक्ट है, लैंड सीलिंग एक्ट, और इसमें इंडिविजुअल जो रिलीफ है वो नहीं होता, इसीलिए भारत सरकार ने फिर अप्रूव नहीं करना था। लेकिन लैंड सीलिंग को लेकर एक तो कंफ्यूजन है। बाकी सोशल मीडिया भी हम देख रहे हैं, लैंड सीलिंग को 118 से लोग कनेक्ट कर रहे हैं, जबकि ये 118 से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। वो लैंड टेनेंसी का एक्ट है, धारा है 118, और ये लैंड सीलिंग में है। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस पूरे में, जयराम सरकार में अगर इस लैंड सीलिंग एक्ट में छेड़छाड़ नहीं हो पाई थी तो उसकी सबसे बड़ी वजह महेंद्र सिंह थे, जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे। उन्होंने कैबिनेट में भी ब्लॉक किया, जो विधानसभा में आने से रोका, और उनको बीजेपी की तरफ से उस वक्त, अब ये मैं क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आपके साथ ये इस बार शेयर इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि उस वक्त ये सब हमारे सामने हुआ था, जब बीजेपी सरकार में ये प्रेशर था कि लैंड सीलिंग एक्ट में अमेंड करके राधा स्वामी सत्संग व्यास को छूट दी जाए लैंड ट्रांसफर करने की। तो उस वक्त मुख्यमंत्री भी ये उस वक्त के भी करना चाहते थे, लेकिन रेवेन्यू मिनिस्टर बीच में अड़ गए। और बाद में दिल्ली से बीजेपी ने प्रेशर, हाईकमान से ये प्रेशर आया कि रेवेन्यू मिनिस्टर और रेवेन्यू सेक्रेटरी दोनों राधा स्वामी सत्संग व्यास जाएं और वहां जाकर उनको ब्रीफ करें कि ये क्या है पूरा मामला। रेवेन्यू सेक्रेटरी जो उस वक्त थे, उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं ब्रीफ करने नहीं जाऊंगा, आस्था एक अलग विषय है, उसमें जाना हो तो मैं पैदल भी चला जाऊंगा, लेकिन ब्रीफ करने में नहीं जाऊंगा, क्योंकि गवर्नमेंट किसी निजी संस्था को ब्रीफ नहीं करती। ये सेक्रेटरी ने उस वक्त स्टैंड लिया था। महेंद्र सिंह जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उनको जाना पड़ा क्योंकि पॉलिटिकल कंपल्शन थी। उस वक्त के जो बीजेपी के हिमाचल के प्रभारी थे, उनको साथ में भेजा गया और वो वहां जाके व्यास में जाके बोल के आए थे कि मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि हम हिमाचल के लोग, जो हिमाचल के एक्ट हैं लैंड रिफॉर्म्स के, उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो उन्होंने नहीं किया था, रादर उन्होंने टी बागानों के लिए जो एक बीच का बैकडोर रास्ता खोला हुआ था 6A और 7A में सेक्शन में, इस धारा में, उसको भी ब्लॉक कर दिया था महेंद्र सिंह ने जाने से पहले। सेलेक्ट कमेटी में वो मैटर गया था। लेकिन अब ये जो अमेंडमेंट है, ये राधा स्वामी सत्संग व्यास के भोटा अस्पताल से स्पेसिफिक है। अब इसका बाद में इम्पैक्ट क्या होगा वो बाद की बात है, लेकिन अभी आज जो मुख्य तौर पे नजर है, सरकार तो क्लियर कर चुकी है कि वो इस विवाद को खत्म करना चाहती है, लेकिन आज जो मुख्य तौर पर चीज देखने की है वो है विपक्ष की अप्रोच। इससे पहले बीजेपी की, क्योंकि देखिए, माना यह जाता है कि जो सेक्ट होता है या डेरा है, उनके अपने फॉलोअर हैं, उसके कारण वोट की नजर से देखा जाता है। अभी तक जितने भी मुख्यमंत्रियों ने 4 बार इस एक्ट में बदलाव किया, डेरे के फेवर में किया या किसी और के फेवर में किया, किसी को भी पॉलिटिकल लाभ नहीं मिला, किसी की सरकार रिपीट नहीं हुई। तो ये एक मिथ है। लेकिन दूसरी बात इसमें यह है कि
आज विपक्ष के अप्रोच पे जरूर नजर रहेगी। मैं इसीलिए लोकतंत्र में सारे मत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर इस विधानसभा में राकेश सिंघा भी अकेले होते तो उन्होंने भी इसको अपोज करना था, ये हम वैसे सेंस कर सकते हैं। बीजेपी क्या करेगी, वो अपने आप को रजिस्टर कराएगी, अंदर नहीं कराएगी, वो आज देखेंगे। लेकिन कल सुधीर शर्मा ने जो एक बात कही है चर्चा के दौरान नादौन की एक लैंड को लेकर कि एक बहुत बड़ा चंक लैंड का 200 कनाल से ऊपर का कोई ट्रांसफर हुआ है जो लैंड सीलिंग एक्ट के परमिसिबल लिमिट से बाहर है, तो वो कैसे ट्रांसफर हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैंड सीलिंग एक्ट को लेकर सीरियसनेस या उनको एहसास है कि एक्ट क्या है। लेकिन आज क्या बोलेंगे वो आज पता चलेगा। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि 2 बिल और भी पेश किए गए थे, इसमें पुलिस एक्ट में 3 संशोधन हुए हैं और पंचायती राज एक्ट को लेकर भी हम पहले जानकारी दे चुके हैं। 25,000 से कम आबादी वाले क्षेत्र को भी जिला परिषद वार्ड में अब काउंट किया जा सकता है। तो चलिए, ये तो रही 4 बिलों को लेकर बात, क्योंकि पेश पहले दिन कर दिए गए थे। आज चर्चा होती है तो पारित भी होंगे और विपक्ष की प्रतिक्रिया हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा सबसे जरूरी बात यह है बेरोजगार युवाओं की, क्योंकि इस सत्र में नजर टिकी हुई है और कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग भी आज होनी थी। ये दरअसल फंसे पोस्ट कोड्स को लेकर मीटिंग हुई है। और सर, क्या लगता है, ये क्योंकि हाल ही में यहाँ डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की ओर से ऐलान भी किया गया था कि 1 महीने में सभी पोस्ट कोड्स को निपटा दिया जाएगा, रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा जो भी पेंडिंग रह रहे हैं, खासतौर पर वो पोस्ट कोड्स भी जिसमें ये हवाला दिया जा रहा था कि बड़ा टेक्निकल पेज फंसा हुआ है। देखिए, जो एफआईआर में फंसे हुए 4 पोस्ट कोड हैं, 5वां जेई सिविल जिसको विड्रॉ कर लिया गया है, उसको लेकर क्या होता है मुझे कोई ज्यादा उसकी उम्मीद है नहीं। लेकिन बाकी जितने भी रुके हुए हैं, चाहे वो सेक्रेटरी क्लर्क है, चाहे वो ड्राइंग मास्टर है, 4 जो एफआईआर 3 एफआईआर में है, एक स्टेनोटाइपिस्ट का जो है वो एफआईआर में नहीं है लेकिन अंडर इन्वेस्टिगेशन है। आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि उनको खुशखबरी आज मिल जाएगी। बड़े दिनों से जो उम्मीद कर रहे हैं लोग, उनको आज इमीडिएट आफ्टर द हाउस एक मीटिंग रखी गई है। जो पर्सनल के डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी जितने भी हैं लोग, वो सारी टीम आ गई है कल रात को ही। और आज आफ्टर सेशन ये जो भर्ती पोस्ट कोड हैं जिनके पेपर लीक के एफआईआर में है, उनको लेकर आज कोई बड़ा फैसला होने वाला है। मुकेश अग्निहोत्री बिलासपुर की रैली से ये ऐलान कर चुके हैं कि 1 महीने के अंदर सब क्लियर कर देंगे। आज ये बैठक है, आज ही लगभग कुछ हो जाएगा। जो भी होगा हम शाम को इसको आपको अपडेट देंगे। गैर सरकारी सदस्य संकल्प भी आज लाए जा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा मेन आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर माना जा रहा है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाई जाए, ये भी संकल्प रखा गया है। हालांकि हर बार डिमांड उठती है लेकिन पॉलिसी बनती नहीं है। देखिए, 3 संकल्प हैं, वैसे कितना लग पाएंगे वो तो, क्योंकि प्राइवेट मेंबर डे आज है, कई बार एक संकल्प लंबा चला जाता है, फिर बाकियों का टाइम मिलता नहीं, उनको फॉरवर्ड कर देते हैं आगे के लिए। लेकिन संजय अवस्थी और अनुराधा राणा ने एक और टू फ्रेम एन इंटीग्रेटेड पॉलिसी फॉर अनएम्प्लॉयड ऑन आवरली बेसिस, ये अलग अलग विभागों में है, जैसे एग्रीकल्चर, अलाइड, हॉर्टिकल्चर, इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर। ये क्या डिमांड होगी, किस तरह से करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सुखराम चौधरी ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए हरियाणा की तर्ज पर नीति की मांग की है। और जीतराम कटवाल ने एक सिफारिश, ये संकल्प लाए हैं कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में श्रीमद् भगवत गीता अनुसंधान पीठ स्थापित करने पर विचार किया जाए। तो लेकिन इसमें क्या आगे होता है वो देखेंगे। लेकिन हाँ, एक जगत सिंह नेगी जो राजस्व मंत्री हैं, वो नियम 102 के तहत एक प्रस्ताव ला रहे हैं। संकल्प सरकारी संकल्प है ये, और ये लग जाएगा, प्राइवेट बेशक ना लगे, सरकारी वाले लग जाते हैं। ये सदन केंद्र सरकार से पुरजोर सिफारिश करता है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एफसीए में संशोधन कर आपदाओं में खेती योग्य भूमि बह जाने के बदले वन भूमि को लघु और सीमांत किसानों को 10 बीघा तक वन भूमि खेती के लिए प्रदान करने पर विचार करे। ये बड़ा एक बदलाव होगा अगर ये संकल्प जाएगा तो। एफसीए क्योंकि भारत सरकार के मैंडेट में है, उन्होंने डिसाइड करना है। हिमाचल में दरअसल समेज जैसा हादसा जब हुआ था तो ये पता चला है कि बड़े सारे पॉकेट्स में जहां एग्रीकल्चरल लैंड थी, नदी के किनारे, नाले के किनारे, वहां लोग आके बसे और फिर सड़क भी वहीं बन गई, वहीं गांव बस गया, जो कि हैबिटेबल जगह नहीं थी या नाले या खड्ड के अप्रोच में थी। तो ये उसी तरह का है कि अगर कोई इतने अप्रोच में समेज की तरह और भी गांव है प्रदेश में, तो उनको वहां से डिसलोकेट करके ऐसी जगह इंटरचेंज किया जाए फॉरेस्ट लैंड को, कि नाले वाली जमीन फॉरेस्ट को दे दी और फॉरेस्ट की लैंड जो है वो हैबिटेशन को ले ली। उसी तरह से ये खेती के लिए व्यवस्था की जा रही है।
तो इस संकल्प पर क्या चर्चा होती है वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो आज का शेड्यूल भी कुछ इसी तरह से रहने वाला है, लेकिन नई व्यवस्था आज हमें देखने के लिए मिलेगी। शून्यकाल क्योंकि शुरू होने जा रहा है, प्रश्नकाल भी होगा। इसके अलावा जो गैर सरकारी सदस्य को लेकर संकल्प लाए जा रहे हैं, इसमें आउटसोर्स कर्मचारियों का भी जिक्र किया गया है और प्राइवेट सेक्टर में जो कुछ लोग हैं या डेली वेजेस वाले हैं, उनके लिए भी यहाँ आवाज उठाई गई है। और उससे भी महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि नियम 102 के तहत देखिए जो संकल्प लाया गया है, इसमें किसानों के लिए बड़ा फायदा होगा। मुख्यमंत्री के कुछ बड़े फैसले भी पिछले कल हुए हैं, जब सीएम की ओर से रिप्लाई दिया जा रहा था, तो यहाँ कुछ घोषणाएं भी उनकी ओर से की गई है। इस बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि भाजपाई तो एक ही जवाब पर घिरते हुए नजर आए। यहाँ हर्ष महाजन का जिक्र मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। ये पिछले कल हमने बारीकी से आपको जानकारी दी थी, लेकिन जो रिप्लाई के दौरान कुछ घोषणाएं हुई हैं, उस बारे में भी जानकारी देते हैं। कल मुख्यमंत्री ने दरअसल ये जो काम रोको प्रस्ताव था भ्रष्टाचार पर, उसको लेकर 3-4 नई अनाउंसमेंट की हैं और वो हम अपने व्यूअर्स को जरूर बता दें। दरअसल ट्रांसपेरेंसी एक्ट सीएम जब बने थे सुखू, तो इन्होंने पहले सेशन में ही धर्मशाला में ही कहा था कि वो ट्रांसपेरेंसी एक्ट लाना चाहते हैं सरकारी कामकाज को करने के लिए, ताकि एक पारदर्शिता का जो किस तरह से सेटअप एक क्रिएट होगा और उसकी लीगल बाइंडिंग होगी। ये क्या होगा इसके बारे में बताया नहीं, ये कहा कि हम लीगल एक्सपर्ट से इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी एक्ट हिमाचल में आएगा। इससे पहले किसी स्टेट में इस तरह की व्यवस्था है नहीं, हिमाचल में पहले कभी थी नहीं, तो ये एक बड़ी अनाउंसमेंट है। इसके साथ जो दूसरी बात कही है वो कही है पेड़ कटान को लेकर, क्योंकि बहुत सारे विधायकों ने ऊना में सुबह सुबह गाड़ियां पकड़े जाने का मामला, जो बालन होती है या इमारती लकड़ी है, उसको लेकर बात की थी। अब देखिए इन्होंने ये कहा कि पेड़ कटान पर हिमाचल में रोक लगेगी। इसको लेकर हम सिर्फ खैर वाला जो जो खैर की फैलिंग होती है, जिसके लिए बाकायदा ऑर्डर निकलता है, क्योंकि खैर कब काटा जाएगा इसका साइंटिफिक शेड्यूल होता है, तो उसको देखते हुए ताकि वो क्लैश ना हो, वो चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद हिमाचल में जो बाकी भी प्राइवेट लैंड पे पेड़ हैं, उनके कटान पर भी रोक लगेगी और उसका सीजन फिक्स होगा कि कब काटा जा सकेगा, कब नहीं काटा जा सकेगा। एक ये बड़ी बात है, ये प्राइवेट लैंड को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, सरकारी फॉरेस्ट तो वैसे ही नहीं काटा जा सकता। और एक चीज ये, जहां चैनलाइजेशन हुई है, मान लीजिए सवा में हुई है, ऊना में, बाकी आपके नदी नाले में जहां भी चैनलाइजेशन का पैसा लगा है, वहां पर माइनिंग बैन होगी। ये भी सीएम ने एक बड़ी बात कही है। दूसरा, हिमाचल में जितने भी वाटर बॉडीज हैं, जलाशय हैं, पौंग डैम है, जैसे बाकी डैम्स हैं, वहां पर सभी में बिलासपुर की तरह वाटर स्पोर्ट्स शुरू होगा, ताकि जो सरकार को पैसा आए। एक और बड़ी बात, किसी भी विभाग के टेंडर की प्रोसेस में, टेंडर की प्रक्रिया में अब आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं होगा। तो ये 3-4 चीजें बड़ी कही गई हैं। तो फिलहाल देखिए कल की ये बड़ी अनाउंसमेंट्स रही है। रिप्लाई के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से ये सब कुछ कहा गया। आज भी पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। भाजपा की ओर से क्या रणनीति तैयार की जाती है, क्योंकि काफी ज्यादा आक्रोश में पहले दिन से ही भाजपा नजर आ रही है। काम रोको प्रस्ताव लाया गया, 2 दिन उसी पे चर्चा हुई और इस पर बड़ा तंज कसते हुए डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपाइयों को ये तक कह डाला है कि नहीं जानते हैं किस तरह से आरोप लगाया जाता है। 2 दिन वेस्ट कर दिए गए, प्रश्नकाल नहीं हो पाया, जनता के मुद्दे नहीं उठ पाए, लेकिन उम्मीद है कि आज प्रश्नकाल लगेगा। भर्तियों से संबंधित बात भी होने वाली है, जिला परिषद कैडर से जुड़ा सवाल भी लगेगा, इस पर भी बारीकी से चर्चा होगी। और सड़क निर्माणों को लेकर भी यहां सवाल लगाए गए हैं, बस डिपो को लेकर भी सवाल लगाया गया है। जवाब किस तरह से आता है ये देखना काफी ज्यादा रोचक रहने वाला है। और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि गैर सरकारी संकल्प में आउटसोर्स कर्मचारियों का जिक्र भी देखिए यहां पर हुआ है। किसानों को एक बड़ी राहत मिलने जा रही है, जो कि नियम 102 के तहत सरकारी संकल्प लाया जा रहा है। ये रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी की ओर से लाया जा रहा है, जिसमें वन भूमि उन्हें खेती के लिए देने की बात हुई है। तो आज का शेड्यूल कुछ इस तरह से रहेगा। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।